आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अपने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस डिस्कस की थी, तो अगर किसी को प्रीवियस लेक्चर चाहिए तो वो हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकता है। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कुछ ब्रांचेस की डिस्कस कर ली थी। आज हम नेक्स्ट ब्रांचेस कुछ बायोलॉजी की डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रांच है हमारे पास टेक्सोनॉमी। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी मेंशन किया था कि किसी भी वर्ड को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उस वर्ड का एक्चुअल मतलब क्या है और वो वर्ड किस अल्फाज से मिलकर बना है। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो यहाँ पे हमें दो वर्ड्स मिलते हैं। एक है टेक्सा या टेक्सोन, टेक्सा जिसे बोलते हैं, या टेक्सोन। टेक्सा का मतलब क्या है? जानदारों की ग्रुपिंग करना, उनको डिवाइड करना। और दूसरा वर्ड है नोमी। तो इससे हम क्या मुराद लेते हैं? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर से क्या मुराद है? नोमेनक्लेचर से मुराद वो तरीकाकार है जिसमें जानदारों को साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं। जानदारों को ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम रखने का जो तरीका है उसको हम नोमेनक्लेचर या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम टेक्सोनॉमी के पूरे वर्ड पर गौर करें तो हमें इसका मतलब क्या समझ में आता है? टेक्सोनॉमी मीन्स जानदारों की ग्रुपिंग भी करना, उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करना, जैसे हम टेक्सा कहते हैं। उनको ऑर्डर के मुताबिक उनको डिवाइड करना, तरतीब देना, और नोमेनक्लेचर उनको साइंटिफिक नेम देना। तो टेक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। के इसमें दो मेन चीजें हैं। पहली कौन सी है कि जानदारों के इसमें नेम रखे जाते हैं, साइंटिफिक नेम्स, और दूसरी क्या है? जानदारों के इसमें क्लासिफिकेशन की जाती है। तो पहले देख लेते हैं कि जानदारों के साइंटिफिक नेम्स कैसे रखे जाते हैं। अब पूरी जो यूनिवर्स है इसमें डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डिफरेंट स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं। तो इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को एक ही साथ एक ही सेक्शन में स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो साइंटिस्ट ने इनको डिवाइड कर दिया और इनका एक ही साइंटिफिक नेम रख दिया जो वर्ल्ड वाइड वही जाना जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रो है। अगर कौवे की बात करें तो कौवे को दुनिया के कुछ इलाकों में कौवा उर्दू में जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में क्रो, और इसे रावन भी कहा जाता है या ब्लैक बर्ड भी कहा जाता है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि एक ही ऑर्गेनिज्म के जब इतने ज़्यादा नेम होंगे तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है रिसर्च के दौरान या स्टडी के दौरान। तो साइंटिस्ट ने हर ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम रख दिया, और वो जो साइंटिफिक नेम है वो वर्ल्ड वाइड सिर्फ एक ही साइंटिफिक नेम है एक ऑर्गेनिज्म का। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे क्रो है, तो क्रो का जो साइंटिफिक नेम रखा साइंटिस्ट ने वो क्या है? कॉर्वस स्प्लेंडेंस। कॉर्वस एंड स्प्लेंडेंस। कॉर्वस स्प्लेंडेंस साइंटिफिक नेम है क्रो का, और ये वर्ल्ड वाइड एक ही साइंटिफिक नेम है इसका, क्रो का। इसके अलावा और कोई भी क्रो का साइंटिफिक नेम नहीं है। तो क्रो का साइंटिफिक नेम क्या है? कॉर्वस स्प्लेंडेंस। नेक्स्ट इनकी डिफरेंट स्पीशीज हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। इसी तरीके से अगर हम दूसरी एग्जांपल ले लें स्टारफिश की, तो जो सी स्टार है या स्टारफिश है, अब इसकी भी डिफरेंट काइंड्स हैं और इसके भी डिफरेंट नेम्स हैं। जैसे बाज़ दुनिया के हिस्सों में इसे डिफरेंट नेम्स से पुकारा जाता है। कहीं पे लोग इसे क्राउन फिश बोलते हैं, कहीं पे लोग इसे ग्रे फिश बोलते हैं, और फर्दर इसकी भी टाइप्स हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसका भी एक ही साइंटिफिक नेम रख दिया, और वो साइंटिफिक नेम क्या है इसका? आस्टेरियस रूबेंस। तो आस्टेरियस जो रूबेंस है, आस्टेरियस रूबेंस इसका एक ही साइंटिफिक नेम है जो वर्ल्ड वाइड यही जाना जाता है। इसके अलावा और कोई भी इसके मल्टीपल नेम्स नहीं है। तो अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में आप स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए जब आप एक ही साइंटिफिक नेम यूज़ करेंगे एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का, तो आप कन्फ्यूजन से भी बच सकेंगे और आपको अपनी रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं वो भी बिल्कुल एक्यूरेट मिलेंगे। तो इसी तरीके से जानदारों की क्या की जाती है? ग्रुपिंग कर दी जाती है, उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में भी डिवाइड कर दिया जाता है। ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किन उन्हें बेसिस पे किया जाता है? उनमें जो मुश्तरका खसूसियात हैं, जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि फॉर एग्जांपल दो अगर ऑर्गेनिजम्स हैं, दो जानदार हैं, तो उन दोनों को एक ग्रुप में रखा जाएगा इस बुनियाद पे कि उन दोनों में कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ज़ूलॉजी की बात करें, ज़ूलॉजी जो कि बायोलॉजी की फर्स्ट डिवीजन भी थी, हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल से पढ़ा था। तो ज़ूलॉजी में हम किसको स्टडी करते हैं? जस्ट एज स्टडी ऑफ एनिमल्स को। तो इस अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, जानदारों की बात करें कि उनको हम डिवाइड कैसे करेंगे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, तो फॉर एग्जांपल के हम मिसाल ले लेते हैं जी टाइगर एंड लाइन की। अब टाइगर और लाइन दो अलग अलग स्पीशीज़ ज़रूर हैं, लेकिन ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे से, क्योंकि इन दोनों में जो इन दोनों की खसूसियात हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिलती जुलती हैं आपस में। ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस करते हैं जिस वजह से इन्हें एक ही ग्रुप यानी
एनिमल्स कैटेगरी में इनको रखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल के दोनों जो हैं वो गोश्त खाते हैं और शिकार करते हैं और ये खुले इलाकों में रहना पसंद करते हैं, जैसे जंगल वगैरह में। और ये जो पाए हैं इनके 4 टांगे हैं और भी जो वैसे फिजिकल अपीयरेंस के लिहाज से भी इनमें बहुत से सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसी तरीके से एनिमल्स को एक ग्रुप में रखेंगे, इसी तरीके से जो है प्लांट्स उनको एक ग्रुप में और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक ग्रुप में रखेंगे। तो टेक्सोनोमी बेसिकली क्या है? टेक्सोनोमी है स्टडी करना किस चीज़ को, नोमेनक्लेचर को, यानी जानदारों के जो साइंटिफिक नेम रखे जाते हैं उसको स्टडी करना, और इनको जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में कैसे डिवाइड किया जाता है इसको स्टडी करने को क्या कहते हैं? टेक्सोनोमी। यहाँ पे मैंने कुछ साइंटिफिक नेम भी इनके साथ शो किए हैं। ये जो साइंटिफिक नेम है ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे बायोलॉजी में, लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए साथ मेंशन कर दिए कि जब आप बार बार इन नेम्स को रिकॉल करते जाएंगे तो आपको याद रखने में भी आसानी होगी। तो ये जो मैंने आपको बताया कि किसी भी वर्ड पे आप गौर करें, जैसे टेक्सोनोमी है, इससे ये टैक्सा मुराद है, और नोमेनक्लेचर। तो ये एक ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपने ब्रांचेस को कैसे याद रखना है, उनके नेम्स को कैसे याद रखना है, और आपके माइंड में ये चीज़ें हमेशा के लिए याद रह जाएंगी कि आपने जो फ्लावर ब्रांच पढ़ी थी तो उसका मतलब क्या था, और ये अगर कोई नेक्स्ट ब्रांच पढ़ी है तो उसका मतलब आप क्या है। तो टेक्सोनोमी का मतलब क्या है? स्टडी करना किस चीज़ को, नेमिंग, जानदारों के साइंटिफिक नेम रखना और जानदारों की क्लासिफिकेशन करना ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। तो ये हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारी वो है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी भी अगर हम वर्ड पे गौर करें तो हमें क्या मतलब समझ में आता है कि एक है पैलेंटो और सेकंड वर्ड क्या है? लॉजी। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी इसको बहुत मरतबा रिकॉल किया है कि लॉजी या लोगस का मतलब क्या है? टू स्टडी आर थॉट आर रीजनिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना या वजह तलाश करना, और या आप कह सकते हैं थॉट और रीजनिंग, सोचना और वजह तलाश करना किस चीज़ के बारे में? पैलेंटोलॉजी के बारे में। अब पैलेंटो से क्या मुराद है? फॉसिल्स। हम पैलेंटो से हम क्या मुराद देते हैं? फॉसिल्स। तो हम ये भी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि फॉसिल्स क्या है, लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए कि पैलेंटोलॉजी क्या है। पैलेंटोलॉजी की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। इसमें हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? फॉसिल्स को। अब नेक्स्ट वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फॉसिल्स क्या है। फॉसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। फॉसिल्स हम उन चीज़ों को बोलते हैं जो नापैद हो चुके जानदारों की जो बाकियात हैं। मतलब एक्सटिंक्ट किसे बोलते हैं? नापैद हो चुके जानदार, यानी वो जानदार जिनकी स्पीशी का कोई भी एक जानवर अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। फॉर एग्जांपल ये मैंने साथ स्लाइड भी शेयर की, इसमें है जी डायनासोर। तो डायनासोर का कोई भी जो जानदार है इसकी स्पीशीज़ का, वो अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्सटिंक्ट स्पीशी कहेंगे या एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म कहेंगे। मतलब ये ऐसे जानदार हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, नापैद हो चुके हैं। तो इनकी जो रिमेन्स हैं या रिमेनिंग्स हैं, मतलब बाकियात। अब रिमेनिंग्स किसे कहते हैं? कि ये जब जानदार ट्रिलियन साल पहले या मिलियन साल पहले ये जब जानदार हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे, तो इनके मर जाने के बाद इनकी जो बाकी बची कुछ हड्डियाँ वगैरह बच जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रिमेनिंग्स कहते हैं। तो इनकी स्टडी करने को, जैसे ये स्केलेटन पूरे का पूरा यहाँ पे प्रिजर्व्ड है, यहाँ पे स्लाइड में शो हो रहा है, तो इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? पैलेंटोलॉजी। तो पैलेंटोलॉजी का मतलब आपको पता चल गया। पैलेंटोलॉजी क्या है? टू स्टडी अबाउट फॉसिल्स। फॉसिल्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? पैलेंटोलॉजी। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि फॉसिल्स क्या है। व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स क्या है जी? फॉसिल्स आर द प्रिजर्व्ड रिमेन्स आर ट्रेसेस ऑफ रिमेन्स ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंशिएंट का मतलब क्या है। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी इसको डिस्कस किया कि एंशिएंट किसे कहते हैं? एक्सटिंक्ट को। और एक्सटिंक्ट किसे कहते हैं? नापैद हो चुके। नापैद ऑर्गेनिज्म या नापैद स्पीशीज से मुराद ये है वो जानदार जो अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, जिनका एक भी जानवर अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, जैसा कि डायनासोर, उसको हम बोलेंगे एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स या एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। तो फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स आर द प्रिजर्व, महफूज किए गए जो बाकियात हैं किनकी? जो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी, उनको क्या बोलते हैं? फॉसिल। अब होता क्या है कि हमारी अर्थ पे, यूनिवर्स पे जब ट्रिलियन साल पहले बहुत से ऐसे एनिमल्स एग्जिस्ट करते थे जैसे डायनासोर वगैरह, तो वो जब जानदार मर जाते थे तो उनके मरने के बाद वक्त गुजरने के साथ साथ उनका जो स्केलेटन है वो ज़मीन के अंदर दबना शुरू हो जाता था। और जब तूफान वगैरह आते थे या स्टॉर्म्स वगैरह, तो हवाएं जब चलती थी तो
उसके ऊपर सैंड की एक लेयर बनती चली जाती थी, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये लेयर जो है वो सालों साल तक बनती चली बनती जाती थी, और ये लेयर एक वक्त ऐसा आता था कि इतनी ज़्यादा थिक हो चुकी होती थी कि ये ऐसा फील होता था कि ये जो स्केलेटन है जो किसी वक्त ज़मीन के ऊपर पड़े थे वो अब ज़मीन के अंदर धंस चुके हैं, और वहाँ पे जाके क्या होता है कि ये जो इनका स्केलेटन है वो प्रिजर्व्ड हो जाता है, सिर्फ जो हड्डियाँ बच जाती हैं इनकी। तो इन जो बचे हुए बाकियात हैं ऑर्गेनिजम्स की, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फोसिल्स बोलते हैं। तो हमें ये पता चल गया जी पैलेंटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फोसिल्स। तो फोसिल भी हमने स्टडी कर दिया कि जो हमारी ब्रांच थी पैलेंटोलॉजी वो कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट ब्रांच हमारी कौन सी है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसके वर्ड पे भी हम गौर करेंगे, हमें कितने वर्ड्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे इन्वायरमेंट, और सेकंड वर्ड क्या है, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इसको स्टडी करते आए हैं। तो बायोस का मतलब क्या है, लाइफ, और लोगोस या लॉजी का मतलब क्या है, टू स्टडी और थॉट और रीजनिंग, सोचना या वजह तलाश करना। तो बायोलॉजी का मतलब क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, लेकिन अब साथ क्या वर्ड है, इन्वायरमेंटल। तो किसकी स्टडी करना, इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहा जाता है, बायोलॉजी। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। ये दो चीज़ों के दरमियान में इंटरेक्शन को स्टडी करने को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है। कौन से, फर्स्ट है ऑर्गेनिजम्स, और सेकंड कौन सी है, उनका इन्वायरमेंट, उनका माहौल, जानदारों और उनके माहौल के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब ये इंटरेक्शन किस तरह से हो सकता है, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस अगर अपने इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हम अपने इन्वायरमेंट से कुछ चीज़ें लेते भी हैं और कुछ अपने इन्वायरमेंट को देते भी हैं। इसी तरीके से हमारा इन्वायरमेंट भी हमसे कुछ गेन भी कर रहा होता है, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में हो चाहे वो नेगेटिव सेंस में हो। अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में किस तरह से हो सकता है कि अगर हम अपने माहौल को साफ रख रहे हैं, अगर हम अपने माहौल को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये पॉजिटिव सेंस में हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमसे कुछ गेन कर रहा है। लेकिन अगर हम अपने माहौल को गंदा रख रहे हैं, पोल्यूटेड कर रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम अपने इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं, ये नेगेटिव सेंस में जाएगा। यहाँ पे जो स्लाइड्स है इसमें देखें कि अगर हम प्लांटिंग करते हैं ट्रीज़ की, अगर हम ट्रीज लगाते हैं, प्लांटिंग करते हैं, फॉरेस्टेशन करते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारा माहौल साफ रहेगा, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो खुशगवार रहेगा और आबोहवा हमारी फ्रेश रहेगी। लेकिन अगर हम अपने माहौल को गंदा रखेंगे तो हमारा जो माहौल है वो उल्टा हम पे ही नेगेटिव असरात मरतब करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस सब की स्टडी को कि हम अपने माहौल को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इस सब की स्टडी को क्या कहा जाता है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम यहाँ पे ह्यूमंस की बात करें, और भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, और कुदरती तौर पर ऐसा है कि जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, मोस्टली वो इन्वायरमेंट को पॉजिटिव सेंस में कुछ ना कुछ फ़ायदा ही पहुंचाते हैं। और अगर हम भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या फैक्ट्रीज़ हैं उनको हम जो अर्बन एरियाज़ हैं उनसे ज़रा दूर लगाएं या अपने माहौल को पोल्यूटेड ना करें, ज़्यादा फॉरेस्टेशन करें, ज़्यादा प्लांटिंग करें, तो इससे क्या हो सकता है, हमारा माहौल साफ रह सकता है। तो माहौल और ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो रिलेशन है इनकी स्टडी को क्या कहा जाता है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो ये ब्रांच में हमारी कंप्लीट होगी। तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत सी जो है वो एडिशनल थिंग्स इसमें ऐड की हैं ताकि स्टूडेंट्स के जो कंसेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएं, क्योंकि 9th और 10th के स्टूडेंट्स की जो बायोलॉजी है वो बहुत बेसिक है और स्टूडेंट्स के कंसेप्ट्स इसमें क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी आसानी के लिए मैंने आपके साथ स्लाइड्स भी शेयर की। मैंने जो स्लाइड शेयर की हैं आप ये इन्हीं स्लाइड्स को अपने पेपर में अगर एज इट इज़ वैसे ही लिखेंगे, एग्जाम्पल के अगर आपने कोड नहीं करनी तो कोई मसला नहीं, आप डेफिनेशन अगर वैसे एज इट इज़ वैसे की वैसे ही लिख दें तो आपको उसके पेपर में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर यू, ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में हमें इसका फीडबैक भी दें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कर दें वीडियो को। तो आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।